हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाइट ही योर इंग्लिश ट्यूटर पे। अगेन आज अपने एक स्पेशल एक्सरसाइज करेंगे। द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स अगर आप देखोगे ना तो आपके लिए इररिलेवेंट से हैं आज के। एक आर्टिकल बेस्ड है पॉलिटिक्स पे, दूसरा बेस्ड है आंकड़ों पे। तो इसलिए द हिंदू को छोड़ के अगेन स्पीकिंग ट्री से एक आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। फेथ एंड साइंस इसका टाइटल है। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बताएगा साइंस और फेथ किस पॉइंट पे आकर के मिल जाते हैं, रिलीजन और विज्ञान कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं। शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आर्टिकल को मन लगा के पढ़ो और इन क्वेश्चंस को क्लास के लास्ट में हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा सभी के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी फेथ एंड साइंस। साइंस आप समझते ही हैं, विज्ञान, एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी या स्टडी। और फेथ का मतलब होता है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका यकीन, या दूसरे शब्दों में कह दें आपका रिलीजन। कह रहे हैं जी जो फेथ है, जो रिलीजन है, और जो साइंस है यानी विज्ञान है, जो आपको लगता है एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे चलते हैं, ये दोनों साथ भी मिलके चल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो। अब साथ में कैसे चलेंगे, टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, इससे अपने को और डिटेल में पता लगेगा। कह रहे जी द गोल ऑफ बोथ साइंस एंड रिलीजन इज टू फाइंड सस्टेनेबल वेज टू मेक ह्यूमन बींग्स genuinely enraptured by the fact of our appearance in the cosmos। कह रहे जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, किसका भाई? बोथ, दोनों का। अच्छा, किस किस का? साइंस और रिलीजन का, फेथ और जो है विज्ञान का। कह रहा है वो गोल है इज कि हम फाइंड करें, हम ढूंढें, और किसको? सस्टेनेबल वेज को, ऐसे वेज को, तरीकों को जो सस्टेनेबल है, टिकाऊ है और सही हैं, लंबी दौड़ के अंदर हमेशा टिकाऊ निकलेंगे। अच्छा, ये वेज किस चीज़ के हैं? ये वेज है बनाने के, मेक करने के, ह्यूमन बींग्स को यानी इंसानों को, जेन्युइनली यानी सही तौर पे एनरैप्चर्ड। एनरैप्चर्ड का मतलब होता है आनंद में, मौज में, किसी चीज़ को लेकर के आपको मज़ा आ जाता है ना, वो आप एनरैप्चर्ड हो जाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स भी जेन्युइनली एनरैप्चर्ड हों, और किस फैक्ट से? इस फैक्ट से, इस तथ्य से जो है हमारे होने का, अपीयरेंस का, कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में आप ह्यूमन बींग्स को देख रहे हो, लाइफ को देख रहे हो। लाइफ अपने आप में इतनी मिस्टीरियस चीज़ है कि अगर आप इसको ढंग से स्टडी करोगे तो आप एनरप्चर्ड हो जाओगे। आपको मज़ा आ जाएगा कि कैसे ह्यूमन बींग्स बने हैं, है ना। चाहे नेचर ने बनाए हैं, चाहे भगवान ने बनाए हैं, चाहे साइंस के हिसाब से खुद ही खुद हम जो है इवॉल्व हुए हैं। लेकिन हमारी अपीयरेंस ही जो है ना, उसमें मज़ा आ जाना ही दोनों का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, साइंस का और रिलीजन का। अब ये थोड़ा गहरा आर्टिकल है, छोटा सही है, लेकिन आप इसको पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि क्या मीनिंग है इसका, आगे निकाल लेंगे, इसका डिटेल में मीनिंग निकलेगा। गोल आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, है ना, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। एनरैप्चर्ड का मतलब होता है एकदम कैप्टिवेटेड, मंत्रमुग्ध, किसी चीज़ में आपको मज़ा आ जाए और उसी के अंदर आप लग जाएं, है ना, रैप्चर्ड हो जाए। जैसे आप एनरैप्चर्ड हो सकते हैं स्टडीज़ में, जैसे आप एनरैप्चर्ड हो सकते हैं किसी मूवी में, जैसे आप एनरैप्चर्ड हो सकते हैं किसी आदमी से बातचीत करने में। बस जिस काम में लग गए, धुनी हो गए, मज़ा आने लगा आपको, आप एनरैप्चर्ड हो जाएंगे। इस वर्ड को भी ब्रेक करके आपको बताऊंगा। सस्टेनेबल, टिकाऊ, अप्रोप्रिएट, वाइबल, फिजिबल, जो लंबी दौड़ में टिक सके, है ना, सस्टेनेबल कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल की आपको दिखा देते हैं वोकैबुलरी सारी की सारी, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईट ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है, यूफोरिया से आज शुरू करना है, और 5 वर्ड्स हैं अपने पास ह्यूमिलिटी तक। यूफोरिया क्या होता है भाई?
यूफोरिया होती है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय, परमानंद, है ना। जिस चीज़ को आप तलाश रहे हो, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद आपको मिले, या किसी चीज़ को जो आप बहुत पसंद करते हो आपको घंटों के लिए मिल जाए, तो आपको यूफोरिया की फीलिंग होगी, है ना। द वर्ल्ड कप विन ब्रॉट अ टाइड ऑफ यूफोरिया फॉर द फैंस। वर्ल्ड कप की जो विन है वो एक सैलाब को या टाइड को लेकर के आई यूफोरिया के एक्सट्रीम जॉय के फैंस के लिए। तो ये वर्ड यूफोरिया को आपको याद रखना है। यूफोरिया के सिनोनिम आपको बता देते हैं, एक्सटेसी, इलेशन, ब्लिस, एक्सल्टेशन एंड रैप्चर्ड। अब ये एंड रैप्चर्ड वर्ड जो बना था, आपने आर्टिकल में देखा होगा ना, एंड रैप्चर्ड, वो ये रैप्चर्ड नाम के वर्ड से बना है। हर वो चीज़ एंड रैप्चर्ड है जो रैप्चर से भरी हुई है, और रैप्चर का मतलब होता है एक्सट्रीम जॉय। आगे ना बात समझ में। यूफोरिया का सिनोनिम है रैप्चर, एंड रैप्चर्ड हर वो चीज़ है जो रैप्चर से भरी हुई है, यानी फुल ऑफ जॉय है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है। तो ये वर्ड ऐसे आप ब्रेक भी कर सकते हैं। चलो, ये वर्ड आर्टिकल में आप देख चुके हैं ऑलरेडी। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे अपने। नेक्स्ट है जी, हाँ जी, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है रियल बनना, साकार होना, किसी चीज़ का एक्चुअलाइज होना, रियलाइज होना, मटीरियलाइज होना। हर ड्रीम्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टेड विद हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। उसके इंडिपेंडेंट होने के जो सपने थे वो साकार हो गए, रियल बन गए, मैनिफेस्ट हो गए, एक्चुअलाइज या रियलाइज हो गए। और कैसे? उसके जॉब में सिलेक्शन के साथ ही सिलेक्शन हो गया, तो उसका सपना था मैं इंडिपेंडेंट बनूं, और उसका सपना उसी दिन सही हो गया, रियल हो गया। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आप, मैनिफेस्ट। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला है जी अपने पास अनरेवल। अनरेवल, अब देखो इस वर्ड के दो मीनिंग है, और वही प्रो स्टूडेंट है, वही अच्छे मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट है जो दोनों मीनिंग्स को यूज़ कर सके। एक मीनिंग तो सबको ही पता अनरावल का, भाई किसी चीज़ का सॉल्व हो जाना। दूसरा मीनिंग भी आपको समझना है, मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। पहला मीनिंग है सॉल्व होना किसी चीज़ का। द न्यू डिस्कवरी में अनरावल द मिस्ट्री सराउंडिंग ब्लैक होल्स। नई डिस्कवरी जो है वो हो सकता है क्लियर कर दे, सॉल्व कर दे उस मिस्ट्री को जो ब्लैक होल्स के सराउंडिंग है, ब्लैक होल्स के चारों ओर बनी हुई है। तो मिस्ट्री आप समझते हैं ना, जो रहस्य है ब्लैक होल्स का, तो ये जो नई डिस्कवरी है हो सकता है उस रहस्य को अनरावल कर दे। हिंदी में इसको बोलते हैं तार तार करना। तार तार करना, जैसे स्वेटर है ना, स्वेटर को आप उधेड़ देते हो, ऊन का स्वेटर है तो आप उसको अनरावल करते हो, वैसे ही अगर मिस्ट्री को उधेड़ने लगोगे तो वो भी अनरावल हो जाएगी, है ना। अब दूसरा मीनिंग क्या है? किसी चीज़ का खराब होना, किसी चीज़ पे पानी फिरना। जब आप स्वेटर को उधेड़ते हो तो स्वेटर को खराब ही तो करते हो, बनी हुई स्वेटर है उसको आपने ख़राब कर दिया। द इकॉनमी इज़ अनरेवलिंग बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रिसेशन। इकॉनमी जो है तार तार हो रही है, उधर रही है, बर्बाद हो रही है, अनरावल हो रही है बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग रिसेशन। ऑनगोइंग रिसेशन के चलते, रिसेशन का मतलब है मंदी। तो दोनों मीनिंग है। आज आप फर्स्ट वाला मीनिंग आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है जी इनसाइट फुल। इनसाइट फुल, लास्ट में फुल लगा हुआ है तो ऑफकोर्स ये एडजेक्टिव होगा। देखिए, इन मतलब अंदर, साइड मतलब नज़र। अब क्या हुआ इनसाइड का मतलब? इनसाइड का मतलब हो गया किसी चीज़ के अंदर की नज़र, किसी चीज़ के अंदर की अंडरस्टैंडिंग। आई बात समझ में? किसी चीज़ की इंटेलिजेंस, किसी चीज़ की स्मार्टनेस। जैसे आप किसी भी मामले की इनसाइट ले सकते हो। पुलिस जाती है ना किसी मामले की तहकीकात करने, इन्वेस्टिगेशन करने, तो सबसे पहले उस मामले में इनसाइट लेती है, उसकी इंटेलिजेंस गैदर करती है। इनसाइट का मतलब यही है कि उस मामले से जुड़ी हुई हर चीज़ को समझना, अंडरस्टैंडिंग लेना। और इनसाइट फुल एडजेक्टिव का मतलब है जो इनसाइट से भरा हो, यानी जो इंटेलिजेंट हो, जो स्मार्ट हो। हिज इनसाइटफुल आइडियाज़ हेल्प द कंपनी बिकम अ लीडर इन द इंडस्ट्री। उसके जो इंटेलिजेंट या स्मार्ट आइडियाज़ थे, उसने कंपनी को हेल्प किया इंडस्ट्री में लीडर बनने के लिए। तो ऐसे ब्रेक करके इस वर्ड को याद रखना है ना, अंदर की नज़र, इनसाइट। आज इस वर्ड को, इनसाइट को आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड आज का ह्यूमिलिटी। ये वर्ड बना है हम्बलनेस से, ठीक है, एक सेकेंड रुको। हम्बल से बना है। हम्बल एक एडजेक्टिव है, ह्यूमिलिटी एक नाउन है। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, झुका हुआ। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, हम्बलनेस। ह्यूमिलिटी इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम। विनम्रता जो है, झुकना ही जो है, विजडम की बिगिनिंग है, समझदारी की शुरुआत है। मॉडेस्टी, मीकनेस, सिंसियरिटी सभी इसके सिनोनिम है। ह्यूमिलिटी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए समरी ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने अच्छे से जानते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन 200 सालों के, या यूँ कहते हैं पिछले 500 सालों के सबसे महान वैज्ञानिक रहे हैं। एक रूम में बैठ करके, अपने आप को बंद करके, इन्होंने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए पूरे यूनिवर्स का मैथमेटिक मॉडल आपको दे दिया।
सिर्फ सोच करके, दिमाग में सोचते थे, चीज़ों को लॉजिक से बिठाते थे, फिर मैथमेटिक्स लगाते थे और अल्टीमेटली आपको मिलती थी थ्योरीज, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, है ना। मैथमेटिक्स के जरिए इन्होंने बताया ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। तो ये जो महान वैज्ञानिक थे ना, जो एविडेंस बेस्ड स्टडी करते थे, इनकी एक कोट है बड़ी मशहूर, और मशहूर कोट ये है कि ये चीज़ जान लेना कि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जान सकता हूँ, यही अपने आप में सच्चा धर्म है। तो हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि साइंस और धर्म अलग अलग नहीं है। फेथ भी आपको कुछ जानने की कोशिश करवाता है, कुछ नया बताने की कोशिश करता है, और साइंस का भी यही ऑब्जेक्टिव है। दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों एक ही पॉइंट पर आकर के मिलते हैं, जो कि है नॉलेज। अगर नॉलेज को सीख करते हो तो दोनों को साथ में भी चला सकते हो। दे आर नॉट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉइन। शुरू करेंगे आर्टिकल को। आज की टोन है फिलोसफिकल, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। कह रहा है जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन इन हिज एसे व्हाट आई बिलीव writes, to know that what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty, which our dull faculties can comprehend only in their most primitive forms. This knowledge, this feeling is at the center of true religiousness. देखो, ये जो फर्स्ट आर्टिकल है ना, मैं आप सभी को चैलेंज करूँगा, इसको पढ़ के इसका मीनिंग निकाल के इसकी स्ट्रक्चर बता दो। ऐसे आर्टिकल जो लोग पढ़ने सीख गए, इस तरह के सेंटेंस जिनके दिमाग में, समझ गए ना आप, इनको अगर आप प्रोसेस करना सीख गए, आप प्रो बन चुके हो इंग्लिश में। तो ये आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इस तरह के सेंटेंस को सही से मीनिंग निकाल के स्ट्रक्चर को समझना। अब मैं करवा देता हूँ आपको। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, जिन्होंने अपने एसे में, और एसे का नाम क्या है, देखो कोट से अनकोट के बीच में लिखा हुआ है, व्हाट आई बिलीव। कह रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने इस एसे में, अपने इस निबंध में जिसका नाम है व्हाट आई बिलीव, कह रहे हैं वो लिखते हैं, राइट करते हैं। और क्या लिखते हैं, कह रहे हैं जी, टू नो, ये जानना, टू नो, और दैट क्या जानना, कि एक चीज़ ऐसी भी है जो इम्पेनिट्रेबल है हमारे लिए। इम्पेनिट्रेबल मतलब जिसको हम पेनिट्रेट ना कर सकें, जिसको भेद ना सकें, जिसके अंदर घुस के जिसको समझ ना सकें। कह रहे ये जान लेना कि एक ऐसी चीज़ भी है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, जो इम्पेनिट्रेबल है हमारे लिए, इम्पेनिट्रेबल टू अस। कह रहे वास्तव में वो एग्जिस्ट करती है। कह रहे वास्तव में वो चीज़ है। कह रहे और कैसे एग्जिस्ट करती है जी, एग्जिस्ट करती है मैनिफेस्ट करते हुए, साकार बनाते हुए अपने आप को, इटसेल्फ को, और कैसे, हाईएस्ट विजडम के तौर पे, सबसे बड़ी समझदारी के तौर पे, और सबसे ज़्यादा चमकने वाली ब्यूटी के तौर पे, सबसे ज़्यादा ग्लो करने वाली सुंदरता के तौर पे। और ये वही विजडम और ये वही सुंदरता है जिसे, विच, हमारी डल फैकल्टीज जो है ना, फैकल्टी का मतलब है आपके सेंसेस, सोचने समझने की क्षमता, और डल का मतलब है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो। कह रहे हमारे जो डल सेंसेस हैं, जो ज़्यादा सोच समझ नहीं सकते हैं, बस फील करके सब बता देंगे, सुन करके बता देंगे, कह रहे ये समझ सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं महज अपनी सबसे प्रिमिटिव फॉर्म में। प्रिमिटिव का मतलब है पुरानी, आदम जाति वाली, फॉर्म का मतलब है रूप। प्रिमिटिव फॉर्म में हमारी डल फैकल्टीज़ क्या है, सुनना, समझना, महसूस करना, फील करना, किसी चीज़ को देखना, ये प्रिमिटिव फॉर्म। कह रहे यही वो ब्यूटी है जिसको हम सिर्फ इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। कह रहे दिस नॉलेज जो है ना, ये फीलिंग ही है सेंटर पे, बिल्कुल बीच में, सच्ची धार्मिकता के, ट्रू रिलीजियसनेस के। लंबा सेंटेंस है, मैं समझ रहा हूँ आपको दिमाग में ऐसा हो भी रहा होगा कि क्या बना हुआ है। एक बार इसको रिपीट करूँगा, फिर इसकी पूरी स्ट्रक्चर आपको करवाता हूँ। देखो सेंटेंस ऐसा बना हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, उसने एक ऐसे लिखा था, और उस ऐसे में अल्बर्ट आइंस्टाइन राइट्स। इतनी बात समझ गए। अब क्या राइट किया वो आपको बता देते हैं। उसने ये राइट किया कि जान लेना यही चीज़ जो है ना, यही सेंटर में है, बिल्कुल बीचों बीच है सच्ची रिलीजियसनेस के, सच्ची धार्मिकता के। टू नो इज एट द सेंटर ऑफ ट्रू रिलीजियसनेस। जान लेना। अच्छा क्या जान लेना, अब ये पूरा का पूरा इसने बीच में बताया हुआ है। पूरा क्या बताया हुआ है कि ये जान लेना कि एक ऐसी चीज़ भी है जो इम्पेनिट्रेबल है, वो वास्तव में एग्जिस्ट करती है। व्हाट इज़ इम्पेनिट्रेबल टू अस रियली एग्जिस्ट। ये चीज़ जान लेना ना, यही आपकी सच्ची धार्मिकता है। अब ये चीज़ जो एग्जिस्ट करती है इम्पेनिट्रेबल होकर, ये कैसे एग्जिस्ट करती है, ये आपको आगे बताया हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये विद्यमान है अपने आप को साकार बनाते हुए, रियल बनाते हुए, हाईएस्ट विजडम के तौर पे।
ये चीज़ दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी है, परम ज्ञान है ये। और ये सबसे सुंदर चीज़ भी है दुनिया की, मोस्ट रेडियंट ब्यूटी भी है, जिसको हमारी डल फैकल्टीज जो हैं वो समझ सकती हैं सिर्फ अपनी मोस्ट प्राइमिटिव फॉर्म में। अपनी मोस्ट प्राइमिटिव फॉर्म क्या है? सुनना, समझना, देखना चीज़ों को। कह रहे ये नॉलेज, ये फीलिंग ही है सेंटर में हमारी रिलीजियसनेस के। आगे बात समझ में? टू नो समथिंग एंड दिस नॉलेज एंड दिस फीलिंग इज़ एट द सेंटर ऑफ ट्रू रिलीजियसनेस। ऐसे ये सेंटेंस बना हुआ है। मैं होपफुल हूँ कि आपको समझ में आई होगी स्ट्रक्चर मोटी मोटी। अब देख लेते हैं फटाफट से सेंटेंस की सब्जेक्ट वर्ब को। आइंस्टाइन की वर्ब है राइट्स, आई बिलीव, आई की वर्ब है बिलीव, वट आई बिलीव जो है नाम है ऐसे का, टू नो जो है इसकी वर्ब है इज़, वट की वर्ब है इज़, वट इज़ इम्पेनिट्रेबल इस पूरे नाउन क्लोज की वर्ब है एग्जिस्ट। वो चीज़ जो इम्पेनिट्रेबल है वो एग्जिस्ट करती है, तो पूरा क्लोज जो है ना इसकी वर्ब है एग्जिस्ट। वट से बनने वाला हाउ से, वेयर से, वाई से, व्हेन से, है ना, ये सारे क्लोज जो हैं अपनी खुद की वर्ब रख सकते हैं और जनरली रखते भी हैं सेंटेंस के बीच में अगर आ जाएं तो। चलिए, विच की वर्ब है जो है विच की कोई वर्ब नहीं है, विच की कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट लेकर के बैठा है, ब्यूटी को अपना एंटीसीडेंट बना के। फैकल्टीज़ की वर्ब है कैन कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना, है ना। फैकल्टी के दो मीनिंग है, एक तो आपकी मेंटल और फिजिकल पावर आपकी फैकल्टी है, आपका दिमाग आपकी फैकल्टी है, आपकी स्किन आपकी फैकल्टी है, आपके कान आपकी फैकल्टी हैं, है ना, आपके जो भी समझ गए ना इंद्रियां हैं जो, वो आपकी फैकल्टी का काम करती हैं। दूसरा फैकल्टी का मतलब होता है स्टाफ किसी स्कूल में या डिपार्टमेंट में या कॉलेज में। कॉलेज की फैकल्टी कौन होंगी? प्रोफेसर। स्कूल की फैकल्टी कौन होंगे? जो है टीचर्स। तो ये फैकल्टी वर्ड दोनों को ही बताता है, अध्यापकों को और आपकी इंद्रियों को। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। रिलीजियसनेस का मतलब आप समझ चुके हैं, धार्मिकता। कह रहा है जी, इन दिस सेंस एंड इन दिस सेंस ओनली आई बिलोंग इन द रैंक्स ऑफ डिवोटली रिलीजियस मैन। कह रहा है इसी सेंस में और महज सिर्फ इसी सेंस में। किस सेंस में? कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, जो हमारे लिए इम्पेनिट्रेबल है। कह रहा है जी इसी सेंस के अंदर ही मैं बिलोंग करता हूँ, और किस में? उस रैंक्स में, उस जमात में जो है डिवोटली रिलीजियस मैन की, जो है डेडिकेटेडली धार्मिक लोगों की, मैन की, है ना। तो मैं भी धार्मिक ही हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहा है मैं भी रिलीजियसनेस ही हूँ, लेकिन मेरे लिए रिलीजियसनेस का मतलब ये है कि ब्रह्मांड की कुछ मिस्ट्रीज हैं जिनको जानना बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए। बस यही जो चीज़ है ना, यही मुझे धार्मिक बनाती है। आई की वर्ब है बिलोंग। रैंक का मतलब होता है कैटेगरी या जमात। रैंक वैसे क्या, कैसे बनाए वर्ड? एक लंबी कतार को बोलते हैं रैंक, है ना। आर्मी के अंदर अलग अलग रैंक्स के ऑफिसर्स होते हैं और अपनी अपनी कतार में खड़े होते हैं, क्यू में खड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ्टिनेंट खड़े हैं, सारे लेफ्टिनेंट, यहाँ पे नीचे मेजर खड़े हैं, उसके पीछे कोई सूबेदार खड़ा है। तो रैंक वर्ड एक्चुअल में बना हुआ है इस तरीके से। और देखो ये रैंक वर्ड है ना, इसी से एक फ्रेज निकलता है अंग्रेजी में, रैंक एंड फाइल। लिख देता हूँ यहाँ पे, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आम कार्यकर्ता। आई बात समझ में? जैसे बीजेपी, कांग्रेस के रैंक एंड फाइल कौन है? जो गली गली घूमने वाले कार्यकर्ता है ना, वो सबसे छोटे लेवल के कार्यकर्ता कहलाते हैं, रैंक एंड फाइल। तो इस फ्रेज को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। थोड़ा पढ़ने में है ना, आपको लगेगा टफ है, लेकिन टफ नहीं है। ये नए टाइप के स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो नई थीम में। कह रहे जी, इन अ लाइफ डिवोटेड टू अनरेवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ ऑल टाइम हैड द ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट व्हाट ही डिड नॉट नो। कह रहे जी एक ऐसी लाइफ में, एक ऐसे जीवन में जो डिवोटेड टू है, जो पूरे तरीके से डेडिकेटेड है। डिवोटेड, डेडिकेटेड, कमिटेड, तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ पे न्यौछावर होना, किसी चीज़ में सब कुछ झोंक देना। टू लगा के बताया जाता है जिस भी चीज़ से आप डिवोटेड हो। कह रहे ऐसे एक जीवन में जो पूरे तरीके से उन्होंने झोंक रखा था अनरेवल करने में, सॉल्व करने में मिस्ट्रीज़ को, यूनिवर्स की रहस्यों को, ब्रह्मांड के। कह रहे ऐसे एक लाइफ में, तो जो सब इस लाइफ में हुआ क्या, आज तक के ग्रेटेस्ट थिंकर्स में से एक इंसान जो है, जिसकी बात कर रहे हैं हम, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ ऑल टाइम। कह रहा है उस आदमी में इतनी ह्यूमिलिटी थी, इतनी विनम्रता थी, इतनी मॉडेस्टी थी कि वो एक्सेप्ट करे जिस चीज़ को वो नहीं जानता है, व्हाट ही डिड नॉट नो। आगे बात समझ में? दुनिया के ग्रेटेस्ट थिंकर्स में से एक थिंकर की बात कर रहे हैं हम, एक कमरे में बैठ करके यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व कर रहा है, थॉट एक्सपेरिमेंट करके। आप समझ पा रहे हैं ना किस लेवल की विजुलाइजेशन होगी इस आदमी की, साइंटिफिक टेम्पर होगा। ये आदमी खुद इतना ह्यूमिलिटी रख करके कह सकता है कि जो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ वही मेरा रिलीजन है। तो इसकी ह्यूमिलिटी काबिले तारीफ़ है।
वन की वर्ब है हैड, वन आया है आइंस्टाइन के लिए। डिवोटेड, डेडिकेटेड, कमिटेड के बाद में टू लगा के बताते हैं जिस भी चीज़ पे आप डिवोटेड हो। और ये टू प्रेपोजिशन होता है, इसलिए अपने बाद या तो नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जीरेंड को लेता है। तो डिवोटेड टू अनरेवलिंग। ह्यूमिलिटी आप जानते हैं, आपकी विनम्रता, मॉडेस्टी। ही की वर्ब है डिड नॉट नो। कह रहे जी ही फेल्ट दैट एन इंसाइट इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ इज वेयर एविडेंस बेस्ड साइंस सेगवेज सीमलेसली इनटू रिलीजन बेस्ड ऑन फेथ। कह रहा है उन्होंने ऐसा फील किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि जो एक इंसाइट है ना, इन प्लस में साइट, अंदर की अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ की पूरी इंटेलिजेंस। कह रहे एक इंटेलिजेंस जो है, जो इंसाइट जो है, और किसकी, मिस्ट्री ऑफ लाइफ की, जीवन के रहस्य की। कह रहे ये वही जगह है जहाँ पे एविडेंस बेस्ड जो साइंस है, विज्ञान जो कि सबूतों पे चलता है, कह रहा है वो सेगवे करता है। देखिए सेगवे का मतलब होता है एक जो है स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाना। पानी जो है लगभग 4 डिग्री और 0 डिग्री के आसपास जो है अपनी स्टेट को चेंज करेगा, है ना, वॉल्यूम को चेंज करेगा। अगर आपने साइंस पढ़ा है तो 0 डिग्री में पानी बर्फ़ बनने की कोशिश करेगा और 4 डिग्री के आसपास अपना वॉल्यूम जो है बढ़ा करके घटाने की कोशिश करेगा। तो ये अपनी स्टेट को चेंज करने का काम होता है, सेगवे बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। वैसे ही साइंस जो है वो भी पानी की तरह अपना रूप बदलने लगता है। और कैसे, बिल्कुल सीमलेसली, बिल्कुल सफाई के साथ में, बिल्कुल स्मूथली रिलीजन में। और रिलीजन जो बेस्ड होता है फेथ पे, यानी जो यकीन पे। आगे बात समझ में, जो जीवन की मिस्ट्री की बात होगी तो साइंस अपने आप रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ही की वर्ब है फेल्ट, इनसाइट की वर्ब है इज, साइंस की वर्ब है सेगवे। आपके लिए शायद नया वर्ड होगा सेगवे, है ना। सीमलेसली का मतलब होता है स्मूथली। ये वर्ड मैंने आपको अच्छे से तोड़ के बताया हुआ है। SEAM, सीम का मतलब होता है रिंकल। क्या होता है जी, रिंकल। रिंकल या टांका, कपड़े में टांके लगे होते हैं ना, उसको भी सीम बोलते हैं। अगर कोई चीज़ सीमलेस है तो वो बिना रिंकल या बिना टांकों के बड़ी स्मूथ चीज़ है। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह है ना। और इसका एंटोनिम हो गया सीमी, जो टांकों से भरी है, जो रिंकल से भरी है, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, बहुत रफ है। तो सीमलेस और सीमी, सीमलेस और सीमी एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। और सीमलेस नाम के एडजेक्टिव से हमने सीमलेसली नाम की एडवर्ब बनाई हुई है। समझ में आ रही है ना चीज़ें, टांके से, सीम से, रिंकल से, यानी कि रिंकल क्या होता है, सलवट, है ना। सलवट या टांके से इस वर्ड को बनाया गया है। अब देखो इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ। इसी से एक वर्ड बनता है सीमस्टर, सीमस्टर या सीमस्ट्रेस। सीमस्टर वो होता है जो आदमी टांकेबाज हो, और ये कौन होता है, टेलर। ठीक है, मेल टेलर को बोलते हैं सीमस्टर। टांके मारेगा जो सारा दिन कपड़े को धिड़ेगा, बनाएगा, सिलेगा, है ना। और सीमस्ट्रेस कौन होती है, लेडीज टेलर। ठीक है, तो ये दोनों वन वर्ड्स हैं टेलर्स के, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब एक ही वर्ड पे आप बहुत सारे वर्ड्स बेस कर लेते हो ना, फिर वो सारे वर्ड्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जब कनेक्टेड हो जाते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। आगे कह रहा है जी, डज दैट सजेस्ट दैट साइंस एंड रिलीजन शेयर अ सर्टेन एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंडिंग। कह रहा है कि क्या ये चीज़ सजेस्ट करती है, डज दैट सजेस्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से जो है सेंटेंस शुरू हो रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की यही पहचान है। कह रहा है जी क्या ये चीज़ सजेस्ट करती है, इशारा करती है दैट, इस चीज़ पे कि रिलीजन और साइंस जो हैं वो शेयर करते हैं एक खास एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंडिंग को। देखिए एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है फिलॉसफी। तो एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंडिंग कौन सी होगी, ऐसी स्टैंडिंग, ऐसी पोजीशन जो इंटेलेक्चुअल हो, फिलॉसफिकल हो, जो नॉलेज बेस्ड हो। तो कह रहे क्या ऊपर वाली जो आइंस्टीन की सारी बात मान लें तो क्या ये सजेस्ट ये नहीं कर रही कि साइंस और रिलीजन जो हैं फिलॉसफी के हिसाब से या इंटेलिजेंस के हिसाब से एक ही दोराहे पे खड़े हैं, स्टैंडिंग उनकी एक ही है, पोजीशन एक ही है। चलिए क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है दैट, वर्ब है डज सजेस्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको इन्वर्जन करना पड़ता है। साइंस एंड रिलीजन दोनों की वर्ब है शेयर। कह रहे जी इंडीड मैनी ह्यूमनिस्ट and theologians insist that there are multiple ways of knowing and that religious narratives exist alongside scientific ones। कह रहे जी वास्तव में बहुत सारे ह्यूमनिस्ट और थियोलॉजियंस जो हैं, ह्यूमनिस्ट मतलब जो ह्यूमंस की स्टडी करें, ह्यूमैनिटी की स्टडी करें, साइंस जो कि हिस्ट्री की, कल्चर की, आर्ट की, है ना, ह्यूमनिस्ट। और थियोलॉजियन वो लोग हैं जो थियोलॉजी की स्टडी करें, यानी कि रिलीजन की स्टडी करें।
तो बहुत सारे ह्यूमैनिस्ट जो रिलीजन और रिलीजन की स्टडी करने वाले हैं वो इंसिस्ट करते हैं इस चीज़ पे, दैट वो ये कि अलग अलग तरीके हैं, देयर आर मल्टीपल वेज जान लेने के, किसी चीज़ को नो कर लेने के। और इस चीज़ को भी कि जो रिलीजियस नैरेटिव्स हैं, जो धार्मिक कहानियाँ हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं साथ ही साथ साइंटिफिक वंस के, साइंटिफिक नैरेटिव्स के, है ना। तो दोनों साथ साथ चलते आ रहे हैं, दोनों का आपसी कनेक्शन आप हर कदम पे पाएंगे। ये ह्यूमैनिस्ट और थियोलॉजियंस का दावा है। इन दोनों की वो है इंसिस्ट करना, किसी चीज़ पे जोर देना, किसी चीज़ पे किसी चीज़ का दावा ठोकना। वेज की वो है आर, नैरेटिव्स की वो है एग्जिस्ट। नैरेटिव का मतलब होता है कहानी, टेल, सागा, है ना, किसी चीज़ को लेकर के आप जो बिल्ड करते हो अपना नैरेटिव। कह रहे जी दिस इक्विवेलेंस माइट लीड टू अ रिलेटिविस्ट कंक्लूजन, यू हैव योर फेथ, आई हैव माइन। अब ये इतना सुंदर सेंटेंस है, आपको मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ के, इसका मीनिंग निकाल के। कह रहे यही इक्विवेलेंस जो है ना, यही बराबरी जो है, इक्विवेलेंस का मतलब है एक्विटी या बराबरी या यूनिफॉर्मिटी, यही लीड कर सकती है एक रिलेटिविस्ट कंक्लूजन की तरफ, ऐसे कंक्लूजन या निष्कर्ष की तरफ जो रिलेटिव है। आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। मेरे नज़रिए से वो कंक्लूजन कुछ और तरीके से निकला और आपके नज़रिए से किसी और तरीके से निकला। रिलेटिविस्ट कंक्लूजन है, ठीक है। और ये क्या कंक्लूजन है? आप अपना फेथ रखते हैं और मैं मेरा रखता हूँ। आई बात समझ में? आपको रिलीजन में फेथ है तो ये आपका फेथ है, मुझे साइंस में फेथ है तो मेरा फेथ है। मैंने अपना नोइंग का वे कुछ और चुन रखा है, आपने अपना नोइंग का वे कुछ और चुन रखा है। और इनफैक्ट हम दोनों के रास्ते जो हैं पैरेलल चल रहे हैं, अलोंग साइड ईच अदर चलते आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये बराबरी जो है इन दोनों रास्तों की, इक्विवेलेंस है, यही इस रिलेटिविस्ट कंक्लूजन की तरफ ले जाती है। इक्विवेलेंस की वर्ब है माइट लीड। रिलेटिविस्ट कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, रिलेटिविस्ट कंक्लूजन वो कंक्लूजन है जो फिक्स्ड नहीं है, सर्कमस्टेंस के हिसाब से बदलेगा, आपके लिए अलग होगा और मेरे लिए अलग होगा। यू की वर्ब है योर, हैव, और आई की वर्ब है हैव। चलिए अब देखो लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ भी नहीं है, एक सेंटेंस ही रह गया, आर्टिकल पूरा हो जाएगा। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है बड़ा ही प्यारा, ठीक है। आपको करवाने से पहले मैं पूछ लेता हूँ कितने लोगों को यह आता है। आई हैव माइन, आई हैव माइन, मैंने ऐसा क्यों नहीं लिख दिया यहाँ पे आई हैव माई? भाई मैं मेरा लिखना चाह रहा हूँ, माई का मतलब होता है मेरा, तो आपके पास आपका है तो योर है, तो मेरे पास माई मेरा हो गया, तो माई लिख के भी तो काम चल जाता है। ये माइन, ये कौन सा वर्ड है? चलो अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। देखो इंग्लिश में पजेसिव जो है ना वो दो टाइप के हैं प्रोनाउंस में, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव और एक पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आएगा, नाउन से पहले आएगा, और पजेसिव प्रोनाउन जो है पजेशन के लिए आएगा बिना नाउन के। अब इसको टेक्निकली समझाता हूँ। माई प्लस में नाउन लिखूँ या माइन लिखूँ एक ही बात है। माई होम माइन, माई वर्क माइन, माई करियर माइन। अगर माइन लिख करके होम, करियर या वर्क जो भी आ रहा है वो सेंटेंस में आपको समझ में आ रहा है तो माइन ही चल जाएगा, माई प्लस में नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ से आप ये समझे कि माइन के साथ में नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन माई के साथ में नाउन आना ही चाहिए। तो माई और माइन में जो कनेक्शन है वही हिज और हिज में है। हिज की दोनों फॉर्म सेम ही है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। वही योर और योर्स में कनेक्शन है, आर और आवर्स में है, देयर और देयर्स में है, हर और हर्स में है। इट्स के लिए कोई भी पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं होती, इसकी पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म ही लगाई जाती है। अब बना के दिखाता हूँ सेंटेंस आपको, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। दिस इज़ माई या माइन नोटबुक्स एंड दैट इज़ हर या हर्स। ये मेरी किताब है और वो उसकी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाऊँ, माई लगाऊँ या माइन लगाऊँ? देखो सर नोटबुक लिखा हुआ है, नोटबुक एक नाउन है, आपको मीनिंग चाहिए मेरा के लिए दोनों वर्ड्स काम आते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है जिसके साथ नाउन होगा तब तो अब लगेगा माई, अगर नाउन नहीं होगा तब लगेगा माइन। तो नाउन आ चुका है ना, तो उससे पहले माई लिखो, तो देखो दिस इज़ माई नोटबुक। और आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे? वो वाली जो है वो उसकी है। अब यहाँ पे नोटबुक नहीं लिखा हुआ लेकिन मीनिंग निकल आया नोटबुक का, वो वाली जो नोटबुक है वो उसकी है। तो यहाँ पे आपके पास नाउन नहीं दिया हुआ लेकिन नाउन का मीनिंग आ रहा है, तो उसकी के लिए आप हर और हर्ष दोनों को यूज़ करते हैं, लेकिन बिना नाउन के आप हर्ष को यूज़ करेंगे, आप लिखेंगे दैट इज़ हर्ष। आगे बात समझ में? यहाँ पे माइन क्यों नहीं लगा? माइन इसलिए नहीं लगा क्योंकि सर नाउन आ चुका है, नाउन से पहले माई लगाऊंगा। और यहाँ पे हर्ष क्यों लिखा है? क्योंकि सर यहाँ पे नाउन नहीं आया हुआ, इसलिए हर ना लिख के मैं लिखूंगा हर्ष, है ना, पजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करूंगा। तो ऐसे इस फॉर्मूला को आपको लगाना है। दूसरा एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो पजेसिव प्रोनाउन है हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में लगेंगे। अगर पजेशन लगाया जा रहा है सेंटेंस में,
मेरा दोस्त, मेरा बैग, मेरा करियर, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, है ना। ऑफ प्रेपोजिशन अगर लगाई जाए और पोजेशन की बात हो तब आपको ऑफ के बाद में पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म को यूज़ करना है। करके दिखा देता हूँ। सडन रेन्स रूइंड ऑल प्लान्स ऑफ अस और या आर्स। अचानक से आने वाली बारिशों ने रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया हमारे सभी प्लान्स को। अब देखो, प्लान्स ऑफ अस भी लिख सकते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो अस नाम का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रेपोजिशन ऑफ जब पोजेशन की बात करे, हमारे प्लान्स, हमारा घर, हमारी गाड़ी, पोजेशन की बात करेगी तब आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है, आपको पॉजेसिव यूज़ करना है। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा आवर्स। ठीक है, आवर्स। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब एक सेंटेंस है, इसमें दोनों एरर्स को अपने फिर से निकालने की कोशिश करेंगे। द टीचर रिमेंबर्ड योर या योर्स नेम बट फॉरगॉट देयर या देयर्स। टीचर को याद था तुम्हारा नाम, लेकिन वो भूल गई उनका। तुम्हारा नाम, नेम नाम का नाउन आ चुका है। अगर नाउन आ चुका है तो उससे पहले लिखेगा योर। आगे बात समझ में? तो योर नेम। लेकिन यहाँ पे उनके नाम की बात हो रही है, लेकिन नेम नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे लगेगा पॉजेसिव फॉर्म है देयर्स। ठीक है, आई बात समझ में ना। यहाँ पे देयर नहीं लगेगा, यहाँ देयर्स लगेगा क्योंकि नाउन नहीं आ रहा। यहाँ पे योर लगेगा क्योंकि नाउन आ रहा है। इस केस में योर्स को हमने यूज़ नहीं किया। बस यही फॉर्मूला है। लास्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूँ, बनाने की कोशिश करो। इसमें 2 एरर्स मिलेंगी, सब लोग सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूलाज मैंने लगा दिए हैं लास्ट वाले में। अ स्मॉल मिस्टेक रूइंड द करियर ऑफ हर एंड कैन अफेक्ट योर्स करियर एज वेल। तो दोनों फॉर्मूला को लगाओ और दोनों एरर्स को निकालो, कमेंट्स में डालना। जिनका सही गलत होगा कमेंट्स में बता दूंगा। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये वाला, है ना। कह रहे द गोल ऑफ बोथ साइंस एंड रिलीजन इज और शुड बी टू फाइंड रिलायबल एंड सस्टेनेबल वेज टू मेक ह्यूमन बींग्स हैप्पियर। कह रहे जो गोल है दोनों का, साइंस का और रिलीजन का, वो इज है या होना चाहिए फाइंड करना रिलायबल और सस्टेनेबल वेज को, ऐसे रास्तों को जो टिकाऊ हैं और भरोसेमंद हैं। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ। और किस चीज़ के? इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को हैप्पियर बनाने के और ज़्यादा खुश बनाने के, मोर लविंग और ज़्यादा प्यार करने वाला बनाने के, मोर हम्बल और ज़्यादा विनम्र बनाने के, लेस फियरफुल पहले से कम जो है डरा हुआ बनाने के, एंड जेन्युइनली एनरैप्चर्ड और सच में एनरैप्चर्ड बनाने के, परमानंद से भरे हुए बनाने के लिए। और कैसे? हमारी अपीयरेंस के इस फैक्ट से जो है कॉस्मोस में, है ना। तो हम कॉस्मोस में हैं, यही चीज़ हमारे लिए एनरैप्चर्ड करने वाली होनी चाहिए। हम्बलिंग हो, लेस फियरफुल हो, लविंग बन जाए, हैप्पियर बना दे हमें। यही ऑब्जेक्टिव है दोनों का, रिलीजन और साइंस का। गोल की 2 वर्ब्स हैं, पहली है इज़, दूसरी है शुड बी। दोनों जुड़ी हुई हैं और नाम की कंजंक्शन से। रैपअप करेंगे यहीं पे अपने सेशन को। छोटा सा आर्टिकल था आज का। अब आ जाओ आज के क्विज़ पे। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। सही मीनिंग जो है क्या है रिलीजन नाम की शब्द का अल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखों में? उनके हिसाब से रिलीजन का क्या मीनिंग होता है? अपनी नॉलेज को जान लेना और फिर उसका प्राइड लेना, उसमें गर्व करना। अपनी अज्ञानता को जान लेना और उसके द्वारा विनम्र होना। अपनी अज्ञानता को जान करके उसमें प्राइड लेना, या रियलाइज़ करना विजडम को, उस ज्ञान को जो सेक्रेड बुक्स या किताबों में लिखा हुआ है। तो चारों में से कौन सी चीज़ रिलीजन बनाती है या रिलीजन को डिफाइन करती है अल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़रिए से? गहरा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, है ना। दिमाग पे जोर डालोगे तब इसका आंसर निकलेगा। कोशिश करो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, मेरे से मैच कर लेना, खुद से कोशिश करो। सेकंड में आपसे पूछा है जी इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सबसे बड़ा ड्राइवर है, सबसे बड़ा कारक है, रीज़न है हमारे उस ट्रांजिशन के लिए जो आता है साइंस का रिलीजन में। तो साइंस रिलीजन में कब सेगवे करता है, कब जाता है, किसकी वजह से जाता है? ये मास इलिटरेसी की वजह से जाता है, लोगों के अनपढ़ होने की वजह से जाता है, ये साइंटिफिक एविडेंस की कमी की वजह से जाता है, ये पजल्स ऑफ लाइफ या यूनिवर्स की वजह से जाता है, या ये हमारे श्रद्धा और रिलीजियसनेस, धार्मिकता की वजह से साइंस रिलीजन में बदल जाता है। तो जहाँ पे ये जो सेगवे नाम का वर्ड है वहीं आसपास इसका आंसर जो आपको मिल जाएगा। किस वजह से साइंस और रिलीजन जो है एक दूसरे में मैच होते हैं ना, एक दूसरे से मेल खाते हैं। चलिए, फर्स्ट कमेंट में अगेन आंसर रखे हुए हैं, जाके चेक कर लो। थर्ड में पूछा है जी अ लेडी हु मेक्स एंड मेंड्स क्लोथ्स। एक औरत जो कि क्लोथ्स को बनाती है, मेंड करती है। समझ गए ना, लेडीज़ टेलर, उसके लिए वन वर्ड क्या है? तो वो सीम से एक वर्ड मैंने आपको बताया था, उसको यहाँ पे आंसर बनाना है। चौथे में आपसे पूछा रैंक एंड फाइल, इस फ्रेज़ का मतलब क्या है? तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं फ्रेज़ रैंक एंड फाइल। पाँचवा है एक्सल्टेशन। इस वर्ड के कौन कौन से सिनोनिम्स आपको दिख रहे हैं? यूफोरिया इसका सिनोनिम है, ह्यूमिलिटी इसका सिनोनिम है, एक्सटेसी है, या फिर आपको लगता है इन तीनों में एक से ज़्यादा आपके आंसर हैं?
ए और सी भी है, ए और बी भी है, ए बी और सी तीनों हैं, या बी और सी दोनों हैं, तो डी आपका आंसर बन जाएगा उस केस में। ठीक है, एक्सल्टेशन। 6वें 7वें में 2 एरर्स हैं, एरर्स आपको बता देते हैं, इस पोर्शन में मिल सकती हैं। एक तो ये वाला पोर्शन और दूसरा ये वाला पोर्शन। ठीक है, कोशिश करो दोनों एरर्स को निकालने की, फाइंड आउट करने की। आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए, मैच कर लेना। कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में बता सकते हो। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना कमेंट्स में, है ना, आज की क्लास में। अंटिल देन, ये क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक शेयर देकर के बताओ, ताकि इस थीम के आर्टिकल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्कस कर सकें हर वीक। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के अब मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।